Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. आज हम लोग करने वाले हैं रूलिंग द कंट्री साइड वाला चैप्टर, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। और अगर आप मानोगे नहीं, लेकिन आज हम अंडर 30 मिनट्स आपका चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं और रिविजन। सो इस चैप्टर का और रिविजन का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर का हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इस चैप्टर को। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपनी बिकम द डिवान इस बारे में। तो अब देखो, ऑन अगस्त 12 1765 अगस्त 12 1765 में क्या होता है, कंपनी को मुगल एम्परर जो थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंटेड किया है द दीवान ऑफ बंगाल। द पेंटिंग वॉज मेड एज रॉबर्ट क्लाइव वांटेड टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट ऑफ क्लाइव लाइफ। पेंटिंग बनवाई गई थी क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव थे वो चाहते थे कि वो इस मेमोरेबल जो इवेंट है, यानी कि बहुत ही अच्छा इवेंट है, इसको रिकॉर्ड करना चाहते थे। तो क्लाइव ने स्पेशली एक पेंटर को बुला के अच्छी सी पेंटिंग बनवाई थी। एज दीवान बंगाल चीफ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे टेरिटरी के, एडमिनिस्ट्रेशन थी टेरिटरी की, वो सारी की सारी कंपनी के हाथ में आ चुकी थी। नाउ दे हैड टू organize their land and administration of the revenue। अब उनको अपना लैंड लेना था और एडमिनिस्ट्रेशन करना था रेवेन्यू का। बहुत ही अच्छी तरह होने वाला है ये सारी चीज़ें। तो भाई कंपनी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि ऑन अगस्त 12 1765 में उनको मिल चुकी थी दीवानी बंगाल की। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो कि यहाँ पे लिखा है कि दिस हैड टू बी डन इन द वे दैट इट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। जैसे कि आप कंपनी को पहले भी जानते हो कि भाई वो तो रेवेन्यू वाली ही रहेगी, उसको रेवेन्यू चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो भाई इस रेवेन्यू लाने के लिए उसका मेन मोटिव ये था कि भाई अब जो हमें मिला है, हम लोग चाहते हैं कि इसका हमें इनफ रेवेन्यू मिले ताकि हम लोग हमारी जो ग्रोइंग एक्सपेंसेस है वो मीट कर सकें। द ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाटएवर इट वांट। ट्रेडिंग कंपनी को ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो चीप में खरीदे और फिर उसको बेचे, कितने भी प्राइस में वो बेचना चाहती है उतने प्राइस पे। बीइंग एन एलियन पावर, इट नीडेड टू स्पेसिफाई दोज हु इन पास्ट हैड रूल्ड द कंट्रीसाइड एंड एंजॉयड अथॉरिटी and pesticide local powers had to control, but those who had held they cannot be entirely eliminated। बिगर एलियन पावर वो चाहती थी कि भाई उनके बारे में जानना चाहती थी जिन्होंने प्रीवियस यानी कि पास में रूल करा था कंट्री साइड में और बहुत इन्जॉय किए थे। भाई इतने सारे मज़े हैं रूलर्स के, इतने सारे पैसा वैसा सब है, मतलब ये सारी चीज़ें उन लोगों को जाननी थी। भाई कैसे, क्योंकि कंपनी का मेन मोटिव था कि वो बस रेवेन्यू कलेक्ट करे। नेक्स्ट आ रहा है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। रेवेन्यू फॉर द कंपनी में देखो क्या लिखा है, रेवेन्यू फॉर द कंपनी वाले पैराग्राफ में आ चुके हैं। कंपनी है दीवानी बट स्टिल दे सॉ देमसेल्व्स एज ट्रेडर्स। अभी भी कंपनी के पास दीवानी थी, लेकिन अभी भी वो लोग अपने को कैसे देखते थे, अपने को ऐसे ट्रेडर ही देखते थे। दे वांटेड लार्ज इनकम, उनको बहुत ज़्यादा इनकम चाहिए थी, बट वॉज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। लेकिन वो कोई भी सिस्टम अभी तक वो कोई भी सिस्टम लगवाने से अनविलिंग कर रहे थे, यानी कि वो लगाना नहीं चाह रहे थे। द इफेक्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज दे कुड पॉसिबल एंड बाय द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लोथ चीपली एज पॉसिबल। तो कंपनी चाहती थी कि उनका इतना रेवेन्यू बढ़ जाए कि जो फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क है वो कम प्राइस में खरीदे, जितना पॉसिबल हो सके उतने कम प्राइस में खरीदे। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड ब्रॉट टू द कंपनी इन द बंगाल डबल्ड। 5 साल में जो वैल्यू ऑफ गुड जो कंपनी में लाए जाते थे बंगाल, वो डबल हो गए कंपनी के द्वारा जो लाए जाते थे। Before 1865, the company had purchased good in India by exporting gold and silver from Britain। 1865 में क्या होता है, उससे पहले जो होता था, कंपनी जो थी सिल्वर और गोल्ड लेती थी ब्रिटेन से और यहाँ पे एक्सपोर्ट कराती थी, इंपोर्ट कराती थी। उसके बाद फिर वो बेचकर वो सिल्क और कॉटन वगैरह खरीदती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था, क्योंकि अब तो उनके पास इनफ रेवेन्यू आ रहा है। तो अब जो था रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस। अब जो रेवेन्यू बंगाल में कलेक्ट हो रहा है वही उनका सारी चीज़ें बाय फाइनेंस कर देता था जो गुड्स है एक्सपोर्ट के। अब बंगाल फेसिंग डीप क्राइसिस। अब बंगाल डीप क्राइसिस कैसे फेस करती है, लेट्स रीड अबाउट इट। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the village at the low price। Artisans वही उनका कुछ धंधा ही नहीं बचा था, क्योंकि अब उनको कंपनी को गुड्स बहुत ही सस्ते दाम में बेचने पड़ रहे थे जो वो बेचना नहीं चाहते थे। इसकी वजह से वो अपना विलेजेस में शिफ्ट हो गए, ताकि क्योंकि अब वो शहर में रहने लायक उनके पास उतना पैसा नहीं था शायद, इसीलिए वो विलेजेस में शिफ्ट हो गए थे। पीजेंट्स वर एनेबल टू प्ले द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। पीजेंट्स से जो पैसा मांग रहे थे वो इतना ज़्यादा पैसा
ऐसा मांगते थे कि भाई पीजेंट जो थे वो पे कर ही नहीं पाए थे वो ड्यूज, जो कि उतना जो रेवेन्यू वो कंपनी ऑफिशियल से मांग रहे थे। आर्टिजनल प्रोडक्शन वॉज डिक्लाइन, आर्टिजनल प्रोडक्शन तो पूरा गिर चुका था, क्योंकि भाई आर्टिजन से गुड़ी इतने सस्ते में ले रहे हो तो भाई कहाँ का प्रोडक्शन है ना। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन दो थे, उन्होंने क्या कौन से साइन दिखाए, कोलैप्स के साइन दिखाए। इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड द मिलियन ऑफ पीपल इन बंगाल, और 1770 में एक ऐसी फेमाइन आई जिसने मिलियन ऑफ पीपल जो बंगाल में रहते थे उनको मार दिया। फेमाइन, फेमाइन मतलब स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाना ना खाने की वजह से मारने वाले चीज़ को हम लोग फेमाइन कहते हैं। अब आते हैं नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर में क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन द लैंड हैड टू बी इंक्रेज एंड द एग्रीकल्चर लैंड हैड टू बी इम्प्रूव। बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल ने कहा कि भाई लैंड एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना चाहिए और जो लैंड की क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 में कंपनी ने एक सिस्टम निकाला जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या हुआ, मतलब टर्म्स ऑफ सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। टर्म्स ऑफ सेटलमेंट्स में ये था कि राजास और तालुकदार जो थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनको हम जमींदार कहते थे। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट द रेंट्स फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। उनसे बोला जाता था कि भाई तुम लोग पीजेंट से रेंट वगैरह लो, पीजेंट से यानी कि फार्मर से लो, और फिर वो जो तुमने लिया है वो रेवेन्यू हमें पे कर दो, हमें कंपनी को दे दो, 20 में से काट कूट के तुम्हें दे देंगे। उसके बाद द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, जो अमाउंट देना होता था वो एकदम फिक्स रहता था परमानेंटली। इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इन द फ्यूचर, और वो फ्यूचर में इंक्रीज नहीं होता। इट वॉज फेल्ट दैट दिस रेवेन्यू दिस वुड इंश्योर द रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द कंपनी कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन द इम्प्रूविंग लैंड। ये सिस्टम इसलिए लाया गया था जिससे कि वो कंपनी को एकदम स्टेडी स्ट्रीम सप्लाई ऑफ रेवेन्यू मिले, और जो जमींदार है वो अपने लैंड को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा पैसा लगाए। द जमींदार विल बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द लैंड, और जमींदार जो है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द लैंड से बेनिफिट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है दैट कंपनी सून डिस्कवर्ड दैट जमींदार वर नॉट इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। फिर उन्हें पता चला कि जमींदार लैंड की इम्प्रूवमेंट में पैसा खर्च कर ही नहीं रहे, क्योंकि अमाउंट जो है वो फिक्स परमानेंटली है। तो अब जमींदार तो कोई भी दाम लेकर पीसेंट से पैसे लेगा, और फिर जितना पैसा कंपनी को देना है उतना पैसा उनसे दे देगा, और जो बीच का मोटा माल है वो तो जमींदार के पास ही रहेगा। अब वो कंपनी चाहती थी कि वो जो पैसा उनके पास है वो पैसा वो लैंड को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करें, बट ऐसा होता नहीं था, वो लैंड को इम्प्रूव करने के लिए वो पैसा यूज़ कर ही नहीं सकते थे। The revenue had to be fixed was so high that the जमींदार found it little difficult to pay। तो रेवेन्यू इतना ज़्यादा हाई का था कि जमींदार उसे पे नहीं करते थे, और फिर anyone who failed to pay the payment उसका जमींदारी क्लेम जो था वो ले लिया जाता था। Many जमींदार was sold off to the ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी, तो उनको भेज दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। सिचुएशन चेंज इन 19th सेंचुरी में सिचुएशन चेंज हो गई। द प्राइस इन द मार्केट रोज एंड द कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। प्राइस जो था मार्केट में बढ़ गया, और जो कल्टीवेशन थी वो धीरे धीरे गिरने लग गई, धीरे धीरे एक्सपेंड यानी कि फैलने लग गई। दिस मीन दैट इंक्रीज इनकम ऑफ जमींदार, इससे क्या हो, जमींदार की इनकम तो बढ़ी थी लेकिन कंपनी के पास कोई गेन नहीं आ रहा था। सिंस द कंपनी कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू क्लेम द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड टू बी फिक्स परमानेंटली, क्योंकि कंपनी इंक्रीज तो कर नहीं सकती थी रेवेन्यू, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के टर्म के हिसाब से रेवेन्यू जो था वो फिक्स रहने वाला था परमानेंटली। तो अब इससे कंपनी को तो फायदा हो नहीं था, और कंपनी मरी थी सिर्फ रेवेन्यू की। तो अब देखो जमींदार वर नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग लैंड, जमींदार को कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था लैंड को इम्प्रूव करने में। सब हैड लॉस्ट देयर लैंड इन अर्लियर ईयर्स ऑफ सेटलमेंट, कोई लोगों ने तो अपने लैंड्स को दिए थे अर्लियर ईयर ऑफ सेटलमेंट में। अदर नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब और उन्होंने सोचा कि भाई अब तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम पैसे बहुत कमा सकते हैं, क्योंकि भाई रेवेन्यू तो फिक्स्ड है। एज नाउ एज जमींदार टू गिव आउट द लैंड टू rents and get rent, they were not interested in improving lands, क्योंकि ज़मींदार को भाई लैंड देते थे, अपना रेंट लेते थे, और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने लैंड को इम्प्रूव करने में। वन ऑन द अदर हैंड द विलेज एंड कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। ज़मींदार को तो सही लगा, लेकिन भाई जो विलेजर्स थे उनको बहुत ही गंदा लगा। उन्होंने कहा कि जो रेंट ज़मींदार को हमें पे करना पड़ता है वो बहुत ही राइट है ऑन द लैंड ऑफ
एंड लैंड वॉज इनसिक्योर। ज़मींदार को बहुत ज़्यादा रेंट पे करना पड़ा है और उनका जो लैंड है वो इनसिक्योर है, वो ज़मींदार उनको कभी भी निकाल सकता है और जो जिस लैंड में वो इतने सालों से खेती बाड़ी कर रहे हैं वो लैंड उनसे ही चले जाएगा। टू पे द रेंट, उनको क्या करना होता था, उनको लोन लेना पड़ता था मनी लेंडर से। अगर वो लोन नहीं देते थे, वापस नहीं कहते थे, पैसा फेल्ड टू पे द पेमेंट, उनका जो लैंड था जहाँ पे वो इतने सालों से खेती बाड़ी करते थे वो ले लिया जाता था। अब आता है न्यू सिस्टम इज डिवाइस में। एक नया सिस्टम डिवाइस हुआ, ठीक है। यहाँ से देखो, द न्यू सिस्टम, द इंग्लिश मैन नेम हॉल्ट मैकेंजी डिवाइस द न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822 में एक नया सिस्टम आया जिसका नाम था महालवाड़ी सिस्टम। मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगी। अंडर इस डायरेक्शन द Collector went from village to village, expanding the land, measuring the fields, and recording the customs and rights of different groups. The estimated revenue of each plot within the village was added up to calculate the revenue that each village mahal had to pay. This demand of revised periodically, not permanently fixed. ये permanently fixed नहीं थी, ये हर बार बदलती रहती थी। तो the charge of collecting money and paying to village headman rather than जमींदार, और इसमें village headman collect करते थे, जमींदार collect नहीं करते थे रेवेन्यू। दिस सिस्टम वॉज नोन एज महालवाड़ी सिस्टम, क्योंकि इसमें विलेजर्स का खेल था, इसलिए इसको महालवाड़ी सिस्टम कहते हैं और महल को ही विलेज कहते थे। अब आता है मुर्रो सिस्टम, एक मुर्रो सिस्टम भी आता है, ठीक है। तो मुर्रो सिस्टम में आता है, मुर्रो सिस्टम में क्या जरा देखते हैं। द सिस्टम वॉज रिवाइज्ड नेम एंड रयोतवाड़ी सिस्टम, इस सिस्टम को रिवाइज करा था और इसको रयोतवाड़ी सिस्टम भी कहते हैं। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन सेलेक्टेड Alexander Reed and some part of the areas were taken over the company after the war with टीपू सुल्तान, जो कि कंपनी ने ले लिया था टीपू सुल्तान के साथ वॉर करने के बाद। जो साउथ वाला एरिया था ना, वो जो था वो परमानेंट सेटलमेंट वाले आइडिया से वो भी तो खुश नहीं थे, और वहाँ पे ज़मींदार भी और जो लोकल हेडमेन है वो बहुत कम थे, इसलिए वहाँ पे उन्होंने सोचा ये वाले सिस्टम को लगाते हैं। Subsequently developed from the Thomas Fullo was extended all over the south. Reed and Fullo felt that if there were no zamindar in the south, the settlement they argued had to be made directly with the cultivators रयोत। तो उन्होंने आर्ग्यू कर कि ये सारी चीज़ें इस वाले सेटलमेंट में हम लोग जो है सीधे रयोत से ही काम करवाएंगे अपना। Their feed had to be carefully separately served before the revenue assessment was made. उन्होंने कहा कि भाई उनसे ही पैसा लेना है हमें रेवेन्यू असेसमेंट करते समय। मुर्रो थॉट दैट इफ द ब्रिटिश शुड एक्ट एज द पेटेंट फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रयोट्स एंड देयर चेंज, तो इससे क्या होगा, हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मुर्रो थॉट दैट ब्रिटिश शुड एक्ट एज अ पैटर्नल फादर फिगर्स की तरह एक्ट करना चाहिए रयोट्स के साथ। ऑल वॉज नॉट वेल, अब ऑल वॉज नॉट वेल है। ड्रिवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स फिक्स टू हाई अमाउंट रेवेन्यू डिमांड, क्योंकि भाई उनको चाहिए था सिर्फ इंक्रीज चाहिए थी इनकम अपनी, तो रेवेन्यू ऑफिसर्स ने क्या करा, रेवेन्यू की डिमांड बहुत हाई फिक्स कर दी। अब जो पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, भाई इतनी हाई डिमांड है, तो रयोट्स पर कंट्री साइड रयोट्स भाई कर ही नहीं पा रहे थे। विलेजर्स बिकम डिजर्टेड इन मैनी रीजन, उनको तो भाई उनके पास तो फिर कुछ बचा ही नहीं था, और फिर वो क्योंकि पे कर ही नहीं पाए थे। और कुछ ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स ऐसा इमेजिन करा था कि जो न्यू सिस्टम है ये क्या कर देगा, ये सिस्टम पीजेंट्स को चेंज कर देगा रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर में। बट दिस डिड नॉट हैपन, कि पीजेंट से एक्सपेक्ट किया गया था कि वो अपनी लैंड की क्वालिटी इंप्रूव करें, बट उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं करा, और ये सिस्टम ये सपोर्ट करता था पीजेंट को रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर से चेंज करने में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद आता है क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब देखो, ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया कि कंट्री साइड को नॉट यील्ड रेवेन्यू, उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई कंट्री साइड से तो कुछ रेवेन्यू होगा नहीं हमें। इट शुड ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स एंड यूरोप दी, तो उन्होंने कहा कि हमें क्रॉप्स ही ग्रो करनी चाहिए जो यूरोप को चाहिए। द कंपनी वॉज ट्राइंग बेस्ट टू एक्सपेंड हिज ओपियम एंड इंडिगो कल्टिवेशन, कंपनी बेस्ट ट्राई करती है उनकी ओपियम और इंडिगो कल्टिवेशन को एक्सपेंड करने में। अब देखो, ब्रिटिश जो थी उन्होंने फोर्स करा
ब्रिटिश ने फोर्स करा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्रॉप ग्रो करने के लिए। जैसे जूट को बंगाल में ग्रो करा गया, टी को असम में ग्रो करा गया, शुगर केन यूपी एरिया यानी कि उत्तर प्रदेश साइड, वीट को जो है पंजाब में ग्रो करा गया, कॉटन जो है महाराष्ट्र और पंजाब में उगाया, और राइस मद्रास में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो जूट बंगाल, टी असम, शुगर केन को कहाँ पे ग्रो करा था? उत्तर प्रदेश, वीट को कहाँ पे ग्रो करा था? पंजाब, कॉटन को महाराष्ट्र और पंजाब, राइस को हमें ग्रो करा था मद्रास में। डज अ कलर हैव हिस्ट्री? यस, तो रनिंग के पास एक हिस्ट्री है। अब दो प्रिंट आपको दिख रहे होंगे, एक है कलमकारी प्रिंट और एक है मॉरिस प्रिंट। अब कलमकारी प्रिंट तो बनाया था वीवर था आंध्र प्रदेश ने, लेकिन मॉरिस प्रिंट डिजाइन बाय द विलियम मॉरिस ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक फेमस पोएट था और पेंटर था उस जनरेशन का। ठीक है, देयर इज अ कॉमन थिंग, एक कॉमन थिंग है। एक कॉमन थिंग क्या है? कॉमन थिंग ये है कि ये दोनों ने एक रिच ब्लू कलर यूज़ किया, जिसको हम कॉमनली इंडिगो कहते हैं। इंडिगो वॉज प्रोड्यूस बाय द इंडिगो प्लांट। ब्लू डाई यूज्ड इन मॉरिस प्रिंट इन 19th century ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया। इंडिया वॉज अ बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो एट द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस टाइम में इंडिया बिगेस्ट सप्लायर था इंडिगो का। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? लेकिन भाई इंडियन इंडिगो की लेकिन डिमांड है, और इंडिगोस भी तो है, लेकिन इंडियन इंडिगो ही क्यों है डिमांड? तो देखो, इंडिगो प्लांट प्राइमरली ग्रोज इन द ट्रॉपिक्स। इंडिगो प्लांट जो है प्राइमरली यानी कि ज़्यादातर ट्रॉपिक्स में ग्रो करता है। ठीक है, ट्रॉपिक्स में, तो ट्रॉपिक्स जो थे, इंडिया का जो रीजन था वो ट्रॉपिक्स था, तो ट्रॉपिक्स में वहाँ पे जो है इंडिगो ग्रो करता है। राइट, इंडिगो क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वो ट्रॉपिक्स वाली एरियाज में ज़्यादातर ग्रो करता है। अब देखो नेक्स्ट है, इंडियन इंडिगो वॉज यूज बाय द इटली, ब्रिटेन टू डाई और फ्रांस से भी यूज़ किया जाता था। स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिगो रीच टू यूरोपियन मार्केट, और छोटा सा अमाउंट यूरोपियन मार्केट में भी पहुंच गया। उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि भाई वोट टू मेक द वॉयलेट एंड ब्लू डाई, इसलिए यूरोपियन कल्टिवेशन वोट को यूज़ करते थे वॉयलेट और ब्लू डाई को यूज़ करने में। अब जो थे, इट वॉज ग्रोन ऑन टेम्परेट जोन, क्योंकि वोट जो है टेम्परेट जोन में ग्रो करता था, तो वो यूरोप में ईजिली अवेलेबल था। वॉज ग्रोन इन नॉर्थ इटली, इन द पार्ट्स ऑफ जर्मनी, साउथ फ्रांस और ब्रिटेन में वो ग्रो करता था वोड। ठीक है, उसके बाद फिर देखो, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन विद यूरोप प्रोड्यूसर्स, बिकॉज कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इंडिगो, यूरोप ने सोचा कि भाई इंडिगो के जो है हमें बैन करा देनी चाहिए, जिससे क्या हो, वोट को लोग यूज़ करने लग जाए। वोट के जो वोट का जो मार के वो है छोटा सा उसका प्रिंट है, वो भी लोगों को पसंद आ जाए, तो इसलिए इंडिगो को उन्होंने बैन करवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका जो धंधा है वो बंद हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को परसुएटेड किया, उससे रिक्वेस्ट की बहुत ज़्यादा, उनको वो फोर्स करा इंडिगो को बैन करने के लिए। अब इंडिगो के पास तो आता था रिच ब्लू कलर, लेकिन वोड हमेशा पेल और डल कलर देता था। फ्रांस बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सैन डोमेन्ग्यू। जो फ्रांस था उसने हार नहीं मानी, वो सैन डोमेन्ग्यू में इन द कैरिबियन आइसलैंड में वहाँ पे जो है इंडिगो ग्रो करने लग गया। पर्टिक्यूज ने ब्राज़ील में ग्रो करा, इंग्लैंड ने आपका लेमिका में ग्रो करा, और स्पेनिश ने वेनेजुएला में ग्रो करा। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में भी इंडिगो की कल्टिवेशन हो रही थी। ठीक है, तो फ्रेंच ने कहाँ ग्रो करा है, क्वेश्चन पक्का है, तो ये ग्रो करा था सेंट डोमेन्ग्यू। ठीक है, पहले ST लिखोगे, फिर लिखोगे डोमेन्ग्यू, उसके बाद फिर इन कैरिबियन आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है 18th century डिमांडेड फॉर इंडियन इंडिगो फ्यू फर्दर। फिर 18th century में इंडियन इंडिगो की डिमांड और बढ़ गई। ठीक है, और बढ़ेगी इंडियन इंडिगो की डिमांड। ब्रिटेन कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड, ब्रिटेन का कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंड हो रहा था, तो इंडिगो की डिमांड बहुत इंक्रीज हुई थी। सप्लायर्स इन वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कोलैप्स, क्योंकि सप्लायर्स जो थे इंडिगो के वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, वो कोई रीजन्स की वजह से कोलैप्स हो गया था, ड्यू टू सम रीजन्स। तो अब वो टर्न हो गया, अब जो ब्रिटेन थे वो टर्न हुआ इंडिया की तरफ, भाई इंडिया से मांग लेते हैं, कोई बात नहीं, इंडिया तो है ही हमारे कब्जे में। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। तो देखो इन 1783 और 1789 में जो प्रोडक्शन था इंडिगो का, वो धीरे धीरे ब्रिटेन वो जो था प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो फेल बाय हाफ, यानी पूरा गिर चुका था, यानी कि आधा गिर चुका था 1783 से 1789 के बीच में। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। Last decade of 18th century, indigo cultivation expanded in Bengal and come to dominate the world market. In 1788,
1788 में 30% ऑफ इंडिगो इन ब्रिटेन वॉज फ्रॉम इंडिया, लेकिन 1810 में वही संख्या 95% हो गई। इंडियन इंडिगो ब्रिटेन में लाया गया था। अब देखो, कंपनी ऑफिसर्स स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। कंपनी ऑफिसर्स ने इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैनी लेफ्ट देयर जॉब, क्योंकि वो इंडिगो बिजनेस करने में उनको लगा कि ज़्यादा फायदा है, तो वो इंडिगो में आ गए। स्कॉट मैन और इंग्लिश मैन को तो इंडिया में आके प्लांटर्स बन गए, जबकि उनको इतनी अच्छी नौकरी मिली थी, लेकिन वो फिर प्लांटर्स बन गए क्योंकि उनको प्रॉफिट जो है इंडिगो कल्टीवेशन में मिला। दोज हु हैव नो मनी, जिनके पास कुछ मनी नहीं था, उन्होंने कंपनी से लोन लेके इंडिगो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, और कंपनी लोन दे भी रही थी क्योंकि इंडिगो में फ़ायदा था। इसलिए वो हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो कल्टिवेट कैसे किया गया था? इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए 2 मेथड्स थे, एक तो था निज और एक था रयोती। अब पढ़ते हैं निज और रयोती के बारे में। अब देखो, निज सिस्टम में क्या होता है ना, निज सिस्टम में जो है आपका प्लांटर्स प्रोड्यूस करते थे इंडिगो इनके खुद के लैंड में, जहाँ वो खुद जो प्लांटर थे उनका लैंड था वो, और वो वहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल करते थे निज कल्टीवेशन के द्वारा, और वहाँ लेबरर्स लगा देते थे। ही इधर बॉट लैंड ऑन रेंट और फ्रॉम द जमींदार्स एंड प्रोड्यूस इंडिगो डायरेक्टली बाय एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। अब देखो, प्रॉब्लम क्या है निज कल्टीवेशन के साथ। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि प्लांटर फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड एरियाज अंडर निच कल्टीवेशन। Indigo can only grow on the fertile lands on these populated areas possible नहीं था। Only small plots scattered over the landscape could be required. Large plantation required vast number of people to work on, लेकिन number of people लाना भी मुश्किल हो रहा था। In niche cultivation in large scale required many blocks and plows. 1 बीघा of indigo cultivation required 2 plows. It means that 1000 बीघा, जिसके पास 1000 बीघा ज़मीन है उसको तो 2000 प्लाउज चाहिए होंगे। उसके बाद लेस देन 25% लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम, लेस देन 25%, रेस्ट ऑल वॉज इन रयोती सिस्टम, यानी कि 75% रयोती सिस्टम में था। अब आ जाते हैं इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रयोत्स। अब देखो, लैंड रयोत वाली सिस्टम में क्या होता था, निच कल्टीवेशन था और एक रयोती था। रयोती सिस्टम में क्या होता था, रयोती में प्लांटर फोर्स करते थे रयोत्स को या हेडमैन्स को कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था उनको प्लांटर्स लोन देते थे, जिस लोन से वो लोग खेती बाड़ी करते थे, और फिर वो लोग सीड ड्रिल वगैरह अच्छी चीज़ें उनको ला कर देते थे, और फिर लोन वो ले लेते थे। ठीक है, डियर लोन कमिटेड रयोस कल्टिवेटिंग लीस्ट 25% ऑफ एरिया अंडर इट्स होल्डिंग। 25% अगर लोन नहीं दिया 25% ऑफ एरिया वो ले लेंगे। उसका प्लांटर प्रोवाइडेड सीड्स ड्रिल और ये सब प्रोवाइड करते थे। व्हेन क्रॉप इज डिलीवर्ड टू प्लांटर आफ्टर हार्वेस्ट न्यू लोन वाज गिवन। जब क्रॉप कल्टिवेट होकर प्लांटर्स को दे दी तो एक नया लोन उनको दिया जाता था और फिर प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब पीजन जो थे वो लोन जो थे उनको क्योंकि उनको बहुत लो प्राइस मिलते थे कल्टिवेशन के लिए, तो अब उनको लोन पे करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता था। अब जो वो लोन तो पे कर दिया, लेकिन वाला लोन पे कैसे पे करें, तो मतलब साइकिल ऑफ लोन जो थी वो कभी एंड ही नहीं कर रही थी, तो भाई अपना वो लाइफ कैसे चलाएगा, है ना। तो इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने ये वाला भी करना जो है छोड़ दिया। द ब्लू रिबेलियन में आते हैं एंड आफ्टर में आते हैं, ठीक है। ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर, तो ब्लू रिबेलियन पे सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो ब्लू रिबेलियन, अब देखो मार्च 1854 में क्या हुआ, 1000 ऑफ रयोट्स जो थे वो बंगाल की तरफ मार्च करते हुए जाते हैं। रयोट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द मार्टर्स और अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज। सॉर्ट ऑफ वुमेन्स ने किससे फाइट किया, किचन अप्लायंसेस के साथ। गमस्थास कौन होते हैं, एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स हु कम टू कलेक्ट द टैक्स। ऐसे एजेंट प्लांटर्स के जो टैक्स कलेक्ट करने आते थे वो गमस्थास होते थे। और फिर एक लथियाल्स भी एक नए। लथियाल्स कौन होते थे डियर, लथियाल्स वो होते थे जो हमेशा प्लांटर्स को सपोर्ट करते थे, वो लथियाल्स होते थे, ठीक है डियर। द लथी बिल्डिंग मेंटेन बाय द प्लांटर्स, स्ट्रॉन्ग मैन, ऐसे लथी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन होते थे जो प्लांटर ही मेंटेन करता था। अब 1859 में क्या हुआ, इंडिगो रयोट्स फेल्ड
then felt that they had the support of local zamindars and village headmen. उनके पास लोकल जमींदार और विलेज हेडमैन का सपोर्टेड था. मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स, और सब हेडमैन और जमींदार सबने इंडिगो पीजेंट्स वगैरह को एक साथ बुलाया और लड़ाइयाँ स्टार्ट कराई. जमींदार वर फोर्स्ड बाय प्लांटर्स टू गिव देम लॉन्ग लीजेस, और फिर इंडिगो प्लांटर्स थॉट दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्टेड देम इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स. तो अब 1857 की पहले वॉर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मैसिव वॉर थी. तो भाई वैसे ही ब्रिटेन डरा हुआ था कि भाई अगर फिर से ऐसी कोई ख़तरनाक सी वॉर हो गई तब तो फिर हमारा पूरा डूब जाएगा. तो फिर उन्होंने खाली बैटल को शांत कराने के लिए जो वो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय के टॉर्नेट, तो उन्होंने क्या किया विंटर में, उन्होंने विंटर ऑफ 1859 उन्होंने क्या किया, और वेन इन बरसात में एल्शे ईडन इशूड अ नोटिस दैट रयोस विल बी नॉट कंपेल्ड टू ग्रो द इंडिगो प्रोडक्शन. यानी कि उनसे कहा कि इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट का जो साइन है वो भी वो लोग उनसे नहीं करेंगे. फिर धीरे धीरे जो इंडिगो कमीशन था वो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, उन्होंने एक्सेप्ट किए किसकी गलतियाँ, प्लांटर्स की. और फिर उन्होंने कहा कि जो उनको प्लांटर्स बार बार इंडिगो प्रोडक्शन के लिए फोर्स नहीं करेंगे उसको ग्रो करने के लिए. फिर क्यों विक्टोरिया ने भी डिक्लेयर किया कि भाई इंडिगो को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद फिर चंपारण मूवमेंट के बारे में आते हैं. चंपारण मूवमेंट हुआ था फिर जब वो बंगाल से चले गए थे सारे ब्रिटेन वाले, तो फिर वो बिहार में आकर बैठ गए. अब बिहार का एक इंसान गांधी जी के पास आके जाता है, जब वो साउथ अफ्रीका से आते हैं, वो गांधी जी से कहता है कि गांधी जी आप वहाँ चलिए बिहार में, वो लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं. तो फिर चंपारण मूवमेंट की स्टार्ट होती है. चंपारण मूवमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड आपका चंपारण मूवमेंट. ठीक है, चंपारण मूवमेंट का स्टार्टिंग होती है इन 1917 मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट इन अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स इन बिहार. तो ये भी हमारा हो गया. ठीक है रजिस्टर्ड. अब हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है, ये पढ़ लेते हैं केस स्टडी जो है. In early 18th century, a French missionary, Jean-Baptiste Labat, traveled to the Caribbean island and wrote extensively about the region. Published in one of his books, this image shows all the stages of indigo production and French slave plantation of the region. You can see that the slave workers are putting the indigo plant into the shelter vat on the left. Another worker is churning the liquid with the mechanic churner in a vat on the left. In the vat second from the right, both two workers are carrying indigo pulp hang in the bags to be dried. In the foreground, two others are whisking indigo pulp and to be put into molds. Landers is at the center of the picture, standing on the high ground, supervising the slave workers. तो ये है उसकी पूरी प्रोसेस मेकिंग और इंडिगो कैरिबियन स्लेव प्लांटेशन. फ्रेंच मिशनरी थी जीन बैप्टिस्ट लाबाट, ट्रेवल टू कैरेबियन आइलैंड एंड रोड एक्सट्रीमली अबाउट दिस रीजन. तो इसके बारे में उन्होंने लिखा था. तो ये देखो यहाँ पे कैसे कल्टीवेशन हो रही है, आप लोग देख सकते हो. इंडिगो लाया, इंडिगो के कैसे मिक्स करा जा रहा है, इंडिगो का पल्प. तो ये सारी चीज़ें हो रही है. इसलिए ये केस स्टडी है, आप पढ़ लेना. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंडर 30 minutes we have completed this chapter. I hope that you like it and enjoy it. Thank you so much for watching.